नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट भयंकर युद्ध की चपेट में आ गया है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। खासतौर पर जिस तरह उसके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को मारा गया, उसके बाद उसने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ और आक्रामक रुख अपना लिया है। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अब इस जंग में और भी देशों की एंट्री हो गई है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइल दागी है। उधर कतर, ओमान, सऊदी अरब समेत तमाम देशों में जगह जगह धमाके की आवाज गूंज रही है, जिन पर खाड़ी देशों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जंग में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं, जिससे इस जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इजरायल और अमेरिका ने शुरू किया थर्ड वर्ल्ड वॉर? मिडिल ईस्ट में बिगड़ते इन हालात और दुनिया में इसके असर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज हुई जंग, नूर खान एयरबेस पर तालिबान का हमला। पाकिस्तान ने भी बगराम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से यूक्रेन की बढ़ी मुश्किलें, रूस ने तेज किया अभियान। जंग में कीव को हथियारों की कमी का करना पड़ सकता है सामना। भारत दौरे पर कनाडा के पीएम कार्नी, पीएम मोदी के साथ की द्विपक्षीय बैठक। निज्जर मामले को लेकर दोनों देशों के संबंधों में बढ़ गई थी कड़वाहट। और चलते चलते में देखेंगे वो जीव जो पूरी जिंदगी कभी नहीं सोते, मरने पर ही बंद होती है इनकी आंखें। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के डायरेक्टर कैसर चौधरी पहुंचे भारत। बांग्लादेश में बीएनपी सरकार बनने के बाद हो रहा दौरा, दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल अलर्ट, विदेश सचिव अमृत बहादुर राय की अध्यक्षता में एक आपात राहत दल का किया गया गठन। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कही बात। जल्दी ही वेनेजुएला लौटेंगी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो, कहा नए चुनाव की तैयारी करना मेरा लक्ष्य। कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कानूनी कार्रवाई की दी है चेतावनी। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों का प्रदर्शन, मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद हैं बोल्सोनारो। तो ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अब यह जंग केवल 3 देशों के बीच नहीं रह गई, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ गया है। और अब तो यूरोपीय देशों की भी इसमें एंट्री होने जा रही है, जिससे दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले के मोड में आ गया है। उसने इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ ने साफ कह दिया है कि आपने हमारी लक्ष्मण रेखा पार कर ली है और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में सायरन बज रहे हैं। ईरान ने इजरायल में कम से कम 1000 मिसाइलें दागी हैं। खबर यह आ रही है कि ईरान के हमले में इजरायल की 200 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंगें मलबे में बदल गई। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी एयरबेसेस को भी टारगेट किया है। सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि उसके हमले में अभी तक 560 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। और यही नहीं, उसने कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर जेट भी मार गिराए, जिसमें F-15 जेट भी शामिल है। कुवैत सेना ने बयान जारी कर बताया कि आज सुबह कई अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि सभी विमान कर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईरान के इस आक्रामक रुख ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन उसका साफ कहना है कि जंग हमने शुरू नहीं की, हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अब अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती हताहत संख्या को लेकर चिंतित है, जबकि इससे पहले अपनी भ्रमित सोच के जरिए उन्होंने पूरे क्षेत्र को एक अनावश्यक जंग में धकेल दिया है। उन्होंने अपनी स्वघोषित नारे अमेरिका फर्स्ट को इजरायल फर्स्ट में बदल दिया। ये बहुत दुखद है कि ट्रंप अमेरिकी धन और खून को इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान कर रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कांग्रेस में बताया कि खामेनेई पर हमले से पहले उनके पास इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि ईरान ने अमेरिका पर हमले की कोई योजना बनाई हुई है। वहीं इस जंग को लेकर दुनिया भर के देश 2 गुटों में बंट गए हैं। कोई ईरान के साथ खड़ा है तो कोई उसके खिलाफ।
लेबनान के हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजराइल पर मिसाइलें भी दागी, जिसके बाद इजराइल की तरफ से भी पलटवार किया गया, जिसमें उसके एक नेता के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। वहीं यमन के हूतियों ने लाल सागर में हमले की धमकी दी है। चीन और रूस तो पहले से ही ईरान के साथ थे, अब स्पेन ने भी अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। स्पेन इसकी कड़ी निंदा करता है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि ईरान ने बिना वजह क्षेत्र के देशों पर हमला किया है। वे अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी डिफेंसिव एक्शन लेंगे। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसके बाद इस युद्ध का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ खाड़ी देश नाराज है, किसी भी वक्त वो ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, और अब यूरोपीय देश भी इस जंग में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं, जिसके बाद इस युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की आशंका जताई जा रही है, जो पूरी दुनिया को एक खतरनाक दौर में भेज सकता है। इन हालात में मिडिल ईस्ट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद बात करते हैं दक्षिण एशिया में चल रहे संघर्ष की। तो यहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध भी अब भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है। दोनों देशों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इस बार निशाने पर दोनों देशों के एयरबेस आ गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, क्वेटा में 12 कोर मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद एजेंसी इलाके और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले पूरी सटीकता के साथ किए गए और जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां भारी नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कि नूर खान एयरबेस वही जगह है जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से जोरदार हमला किया था और इसे काफी नुकसान भी पहुंचा था। और अब एक बार फिर वहां अफगानिस्तान के हमले से तबाही के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उसकी तरफ से भी बगराम एयरबेस पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि अमेरिका बगराम एयरबेस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है ताकि यहां से वो पश्चिमी एशिया, खासतौर पर चीन की गतिविधियों पर नजर रख सके, लेकिन तालिबान ने इससे साफ इनकार कर दिया। ऐसे में माना तो यह भी जा रहा था कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हालिया हमले अमेरिका के ही इशारे पर हुए हैं ताकि तालिबान दबाव में आकर ये एयरबेस अमेरिका को सौंप दे, लेकिन तालिबान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को भी नाकाम कर दिया है। उन्होंने अपने एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को खदेड़ दिया। अफगानिस्तान ने चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सेना इसी तरह उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करती रही तो आगे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की इस कड़ी कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज को हैकर्स ने अपना निशाना बना लिया। उन्होंने लाइव टीवी पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलेआम बगावत वाले मैसेज चला दिए, जिसमें लिखा था, तुम्हारी सेना ही तुम्हारी दुश्मन है। इस साइबर हमले ने पाकिस्तान के सुरक्षा और मीडिया तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। आम लोगों के बीच सेना के खिलाफ आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी पाकिस्तान के सामने बॉर्डर पर तो चुनौती है ही, इसके साथ ही उसे आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में जारी अपनी सेना के ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि काबुल और कंधार जैसे तालिबान के मजबूत गढ़ों पर बमबारी का नेतृत्व पाकिस्तानी वायुसेना यानी पीएएफ की महिला फाइटर पायलटों ने किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यानी ये जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह यह लड़ाई बढ़ती जा रही है उससे पूरा क्षेत्र अशांत हो गया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना कई मोर्चों पर दबाव बढ़ा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस की तरफ से उसके बुनियादी ढांचे और रसद केंद्रों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की है। पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने यूक्रेन के दनेस्क, खार्किव और जापोरोजिया जैसे इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर नए सिरे से बमबारी की खबर आ रही है, जिससे उसकी ऊर्जा सप्लाई बाधित हो रही है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि रूस की आक्रामकता ऐसे वक्त में बढ़ रही है जब यूक्रेन के पास हथियारों की आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि यूक्रेन इस जंग में शुरुआत से ही अमेरिका के हथियारों पर निर्भर रहा है।
और अब चूंकि अमेरिका अपने हथियारों का जखीरा मिडिल ईस्ट में तैनात किए हुए है, ऐसे में यूक्रेन को कोई भी ठोस मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इन हालात में रूसी सेना अगर अपना कब्जा और बढ़ाती है तो यूक्रेन के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हालांकि यूक्रेन जरूर रूस पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। यूक्रेन की तरफ से तानाशाह डोमिनो कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर संकेत दिया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगला निशाना हो सकते हैं। यूक्रेन ने सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद, वेनेजुएला के अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो, खामनेई और पुतिन की तस्वीरें लकड़ी की सतह पर काले डोमिनो के रूप में दिखाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यह मुमकिन है, क्योंकि रूस को झुकाना खुद अमेरिका के लिए भी मुश्किल है। यह साफ दिखाई भी दिया जिस तरह युद्ध विराम के लिए बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा, क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। उस पर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन का किसी का भी दबाव काम नहीं कर रहा। दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन के उस हिस्से का है जिस पर रूसी सेना अपना कब्जा जमा चुकी है, खासतौर पर दोनेत्स्क और दोनबास का इलाका। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये क्षेत्र रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो दोनेत्स्क यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र और मध्य मैदानी इलाकों का प्रवेश द्वार माना जाता है। रूसी मैगजीन रशिया मैटर्स के मुताबिक 2014 से पहले यूक्रेन के औद्योगिक उत्पादन का 1/4 हिस्सा यहीं से होता था। अगर यह क्षेत्र यूक्रेन के हाथ से निकल जाता है तो रूस के लिए नीप्रो और जापोरिजिया तक का गलियारा खुल जाएगा और मॉस्को अपने विलय के लक्ष्यों को पूरा करने का दावा भी कर सकता है। ऐसे में रूस का पीछे हटना मुमकिन नजर नहीं आता। बहरहाल पिछले 4 साल से चल रही इस जंग में अब तक कई जिंदगियां कुर्बान हो चुकी हैं। ऐसे में सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कनाडा और भारत के संबंधों में आती नरमी की। तो कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी ने यह घोषणा की कि अब भारत और कनाडा के बीच असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में प्रगति हो सकती है। अब भारत कनाडा से यूरेनियम आयात कर सकता है। इसके अलावा कार्नी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। कार्नी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई शुरुआत देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल बीते कुछ वक्त से दोनों ही देशों के रिश्तों में काफी कड़वाहट देखी जा रही थी, खासतौर पर कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में। जिस तरह उन्होंने भारत के उच्च राजनेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद कनाडा में भारत विरोधी लहर देखी गई। वहां खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई थी। यह विवाद खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले से जुड़ा हुआ था। आपको याद होगा कि नवंबर 2024 में कनाडाई मीडिया रिपोर्टों जैसे कि द ग्लोब, मेल, इनके हवाले से दावा किया गया था कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निज्जर की जान लेने की साजिश को ग्रीन सिग्नल दिया था। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को भी थी। इन आरोपों ने भारत और कनाडा के संबंधों को सबसे खराब दौर में पहुंचा दिया था। लेकिन जब कनाडा में सत्ता बदली तो हालात भी बदलते दिखाई दिए और अब कार्नी के इस दौरे से पहले ही कनाडा ने साफ कर दिया था कि निज्जर मामले में भारत की कोई संलिप्तता नहीं थी, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे उन जीवों की जो पूरी जिंदगी कभी नहीं सोते। वैसे ये बात तो सभी मानते हैं कि नींद जीवित प्रजातियों की सबसे बड़ी जरूरत है, जो उनकी ठीक सेहत में बड़ी भूमिका निभाती है। अच्छी सेहत के लिए गहरी नींद को सबसे जरूरी माना जाता है। सभी हेल्थ एक्सपर्ट स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमारी तरह सोते नहीं हैं और फिर भी ऊर्जा, भोजन और शिकार से निपटते हैं। यानी बिना सोए भी वो जीव एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जीव कौन से हैं जो पूरी जिंदगी कभी नहीं सोते? अगर नहीं तो आज हम आपको उन जीवों के बारे में बताते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मकड़ियां, बिच्छू और अन्य छोटे छोटे कीड़ों का। तो इन्हें एराक्निड्स कहते हैं। मकड़ियां, बिच्छू, मिट्स और टिक जैसा वर्ग एराक्निडा के अंतर्गत आता है। वो अपनी पूरी जिंदगी सोते नहीं दिखते, हालांकि वे कभी कभी निष्क्रिय यानी रेस्ट की स्थिति में रह सकते हैं। इसके बाद इस सूची में दूसरा नाम है बेबी डॉल्फिन्स का। छोटी डॉल्फिन्स पारंपरिक नींद नहीं लेती। उनके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा जागता रहता है ताकि वे सतह पर आकर सांस ले सके, जबकि दूसरा हिस्सा आराम कर सकता है।
इसके बाद नाम आता है बेबी वेल्स का। जन्म के पहले कई महीनों में वेल के बच्चे भी सोते नहीं हैं। वे अपनी मां के साथ रहते हैं, खाना खाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वे पारंपरिक तौर पर नींद नहीं लेते। अब इस सूची में अगला नाम है बुलफ्रॉग्स का। तो बुलफ्रॉग्स लंबे समय तक बिना गहरी नींद के रह सकते हैं। वे महीनों तक जागते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ही शरीर का तापमान और मेटाबॉलिज्म कम करते हैं ताकि ऊर्जा बचा सके। बटरफ्लाइज के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा। वो अपनी पूरी जिंदगी उड़ती रहती हैं और सिर्फ थोड़ी देर आराम करती हैं, जिसे वैज्ञानिक नींद नहीं मानते। उनकी उड़ान और जीवन शैली उनके सोने की जरूरत को कम कर देती है। इन जीवों की जीवन शैली से साफ है कि प्रकृति हमें कितना हैरान कर देती है। क्योंकि इंसानों की बात की जाए तो उनके लिए आराम बेहद जरूरी है। नींद उनके जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये जीव बिना सोए ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो कैसे लगे आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।